हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। तो इस बात का इंतजार था भाई। नया कोर्स जो है वो फाइनली डिटेल के अंदर आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। यानी कि ये वाला जो हमारा नवंबर एडम रहेगा सीए इंटर वालों के लिए, वो रहने वाला है नवंबर 23 ओल्ड स्कीम के अंदर लास्ट डेम, यानी कि अगले साल से मई 24 से जो है वो नया कोर्स एप्लीकेबल होने जा रहा है, और जिस पर हम लोग आज बहुत फटाफट से बात करने वाले हैं। ये नए कोर्स में क्या कुछ सब्जेक्ट में हमारे चेंज हुए और क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अब 8 सब्जेक्ट जो आपके अभी के स्कीम में थे वो 8 की जगह हो गए हैं 6 सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर 3 और सेकंड ग्रुप के अंदर भी 3। अब फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करूं तो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स को लगभग लगभग थोड़ा मिक्स करके बना दिया गया एक पेपर पूरा ही एडवांस अकाउंटिंग का। जो पहले आपका फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स था और सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट्स था, वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर पूरा आ गया। और इसमें ये सारी चीजें हो सकता है इंटरनल सिलेबस में हाँ चीजें मिक्स करके काफी कुछ बनाई हो, तो यहाँ पे पूरा 100 नंबर का ये पेपर है। सेकंड नंबर पेपर की बात करूं जो मेरा ही पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, पहले भी 100 का था, अब भी 100 का है, लेकिन काफी सारे चेंजेस अंदर है। 70 मार्क्स का जो यहाँ पे है वो हो गया है कंपनी लॉ एंड एलएलपी। जी हाँ, सीए फाउंडेशन का कुछ पार्ट एलएलपी के अंदर रख करके बाकी सारा पार्ट इधर शिफ्ट हुआ है। यहाँ जो जो चीजें डाली है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 148 तक, 1 से 148 तक तो पोर्शन पहले भी था, यानी ऑडिट एंड ऑडिटर्स तक। नया एक चैप्टर ऐड हुआ है फॉरेन कंपनीज जो हमारी है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे नया ऐड हुआ है। और एलएलपी के रूल्स जो फाउंडेशन के बात के रहेंगे वो सारे इधर डिटेल सिलेबस आएगा तो पता लग जाएगा, वो सब यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। 30 मार्क्स के अंदर बढ़िया चीज ये कि जनरल क्लॉसेज एक्ट अभी भी है, नए कोर्स में भी रहेगा। इंटरप्रिटेशन एट प्रेजेंट भी है, अभी भी रहेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यहां से शिफ्ट होकर के फाउंडेशन के अंदर जा चुका है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी यहां से हट करके फाउंडेशन के अंदर जा चुका है। यहां जो नया ऐड हुआ है फेमा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो सीए फाइनल का टॉपिक हुआ करता था हमारा फेमा का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहां पे इंक्लूड किया है। 30 मार्क्स का हमारा ये पेपर रहेगा। तो ये चीजें नई जो हैं लॉ के अंदर इंक्लूड हुई हैं। तीसरा पेपर जो कहा जा रहा था कि टैक्सेशन सेकंड ग्रुप में तो नहीं जाएगा, जी नहीं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही है। 100 नंबर का है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे वही 50-50 मार्क्स के जो दोनों हैं, 50 का ईयर 50 का जीएसटी हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना था। सेकंड ग्रुप के अंदर बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे हो गया है बराबर जैसा पहले था, बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, यहाँ पे ये है कि 100 नंबर का हमारा ये फर्स्ट पेपर हो गया, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। उसके अलावा सेकेंड ग्रुप जो है, पहले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस था, अभी ऑडिटिंग एंड एथिक्स के नाम से है, लेकिन लगभग चीजें जो है, हाँ थोड़ा सा चैप्टर का प्लानिंग जो है, मतलब जो सीक्वेंस है वो इधर उधर किया गया है। बाकी लगभग लगभग चीजें जैसे ऐसे पहले थे वो एज इट इज यहाँ पे भी इंक्लूडेड हैं, चीजें वो की वो हैं, उसी तरीके से चीजें हैं बराबर। कुछ एक ऐसे एक दो नए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज चीजें बिल्कुल सेम टू सेम वही रखी गई हैं जो पहले थी। ठीक है, एथिक्स का पोर्शन हमको लगता है कि कुछ नया पोर्शन जी नहीं, ऐसे 210 220 का जो पूरा पोर्शन है वो यहीं पे हमारा आकर के ऐड हुआ है। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स की जो हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ऐसा नया कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। देन उसके बाद में तीसरा जो पेपर आपका है, देखिए पहले हुआ करता था ईआईएस और एसएम, और इधर हुआ करता था एफएम एंड इको। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इधर ही रखा है, इको को शिफ्ट कर दिया गया है फाउंडेशन के अंदर। और ईआईएस का जो हमारा सब्जेक्ट था, टेक्निकल सब्जेक्ट आईटी वाला, उसको बिल्कुल हटा दिया गया। उसके साथ जो 50 मार्क का एसएम था वो यहां आकर के ऐड हो गया, यानी एफएम एंड एसएम बन गया 50-50 मार्क्स का। 50 नंबर का बिल्कुल प्रैक्टिकल एफएम का पोर्शन, और 50 मार्क्स का जो है वो एसएम का पोर्शन यहां पे ऐड हुआ है। तो ये आपके नए कोर्स के अंदर, नए सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें जो है वो हैं चेंज हुई हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एफएक्यूज जो हैं वो आईसीआई ने हमको दे रखे हैं, ताकि हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स यहाँ पे जो है वो दूर हो जाए। तो ये देखिएगा, इंटरमीडिएट के लिए अगर बात करूं तो यहां से इंटरमीडिएट के लिए किधर गया भाई, इंटरमीडिएट के लिए भी इन्होंने एक बढ़िया सा एफएक्यू दे रखा है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये मेरे हिसाब से कहीं पे थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर देते हैं। एफएक्यूज हमारे पास यहाँ पे भी हैं, तो हम लोग हाँ जी,
ये देखिएगा, इंटरमीडिएट में आने के लिए दो रास्ते हमारे पास हैं, एक हमारा फाउंडेशन रूट हो गया, दूसरा हमारा डायरेक्ट एंट्री रूट भी है। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्टरिंग इंटरमीडिएट थ्रू फाउंडेशन रूट से अगर आप आना चाह रहे हैं तो बट ऑब्वियस है आपको 12th के साथ में 12th के बाद में पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा और फाउंडेशन के एग्जाम के बाद में आप यहाँ इंटरमीडिएट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट एंट्री से आना चाह रहा है तो जो भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे कॉमर्स में उनको चाहिएगा मिनिमम 55% बराबर, या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई अदर देन कॉमर्स के अंदर है तो उनको 60% की रिक्वायरमेंट रहेगी। या अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का यानी कि CS का, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी CMA का, तो दे आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू इंटरमीडिएट इन डायरेक्ट एंट्री सिस्टम। तो फिर उनको फाउंडेशन देने का जरूरत नहीं है, वो इंटर क्लियर है तो आप सीधे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, फिर आया कि आई एम परसुइंग द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं भाई? तो यू कैन रजिस्टर प्रोविजनली फॉर CA इंटरमीडिएट थ्रू डायरेक्ट एंट्री स्कीम आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन विद रिक्वेस्टेड मार्क्स। जो आपके मार्क्स हमने बताए भी 55 या 60%, और उसके बाद में 8 मंथ का यहाँ पे स्टडी पीरियड जो रहेगा वो आप दे करके 8 मंथ्स के गैप के बाद में आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यू वुड बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। फिर आता है कि आई हैव रजिस्टर्ड प्रोविजनली फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट एंड माय ग्रेजुएशन रिजल्ट इज अवेटेड, अभी तक आया नहीं है, तो किस तरह से आप एलिजिबल होंगे? तो यू विल बिकम एलिजिबल फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन कोर्स विद रिक्विजिट मार्क्स, जो अपने को चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे आपका 8 मंथ्स का ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद ही ये चीजों का पॉसिबिलिटी होगा, तो तब तक उस बीच के टाइम पीरियड में आपका रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर हो ही जाता है। फिर आता है कि आई हैव सिक्योर्ड रिक्विजिट मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, तो क्या यहाँ CA का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो यू कैन रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन ग्रेजुएशन, और आप बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 मंथ वाला जो हमारा सिस्टम है, बिल्कुल, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर डायरेक्ट एंट्री में यहाँ पे आ सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पे आया कि आई हैव नॉट सिक्योर रिक्विजिट मार्क्स इन ग्रेजुएशन, जो रिक्वायर्ड मार्क्स से ग्रेजुएशन में नहीं आए और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कैसे ज्वाइन करना है? तरीका अभी भी सेम रहेगा कि आप प्रोविजनली हो जाइए और फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के या तो फाउंडेशन रूट से आइए, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके मार्क्स रहेंगे उसके बेस पे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये सीधा सीधा सा इस बात का इन्होंने जवाब दिया। I have registered provisionally for intermediate through direct entry route. What will my registration get confirm? कैसे होगा, कब होगा? तो if you have registered in the last year of graduation, your intermediate course provisional registration will be confirmed after submission of mark sheet। समझिएगा, मार्कशीट के बाद ही वो कंफर्म होगा और उसमें उतने परसेंटेज होने चाहिए। मार्कशीट जो है वो आपको सबमिट कर देना चाहिए 6 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, तभी जाकर के, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वहां से भी सेम रूल हमारा जो है एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए जी, फिर आता है कि व्हेन आर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हेल्ड, कब होंगे और उसकी कट ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन की क्या होगी? तो जैसा सबको पता है पुराना वाला स्कीम ही है, हाँ, ट्वाइस इन अ ईयर यानी मई और नवंबर के अंदर ये एग्जाम्स होने वाले हैं, बराबर। और जनरली इसके अंदर क्या रहता है कि जब भी 8 मंथ्स पहले जो है रजिस्ट्रेशन इसका जो है वो आपको करवाना होता है, जैसे ऊपर भी मैं बता चुका हूं, A candidate should be registered in intermediate course on or before 1st September 23। यानी अगर आप मई 24 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो बट ऑब्वियस है आपको 1 सितंबर 23 को या उससे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बराबर। और अगर नवंबर 24 के अंदर आप एग्जाम देने वाले हैं बट ऑब्वियस है तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मार्च 24 या उससे पहले चाहिएगा। तो ये एक फिक्स स्कीम जो इस वक्त में चली आ रही थी वो ये यहाँ पे आपको फॉलो करना रहेगा फॉर CA इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का जो इस वक्त फीस है रजिस्ट्रेशन का बोथ कोर्स का 18,000 है। When will the student register through direct entry route get prospectus for CA course? बिल्कुल उसी सिस्टम से जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो जो सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है CDS पोर्टल, वहां से आप ये बुक्स वगैरह स्टडी मेट वगैरह सब कुछ ऑफर कर सकते हैं। फिर आता है I wish to appear in one of the group of intermediate examination at a time. Can I register for one group? You can appear in one of the group of intermediate examination at the time, लेकिन आपको रजिस्टर्ड तो बोथ ग्रुप में साथ में ही होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड साथ में हुई, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट का फिल कर सकते हैं। 6 पेपर हैं, जैसे मैंने आपको कहा था। फर्स्ट में हमारे 3 पेपर हो गए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सेकंड के अंदर भी हमारे पास 3 पेपर हो गए।
हाउ टू गेट स्टडी मटेरियल, सीडीएस पोर्टल फाउंडेशन के थ्रू आप आ रहे हैं तो आपको तरीका इसका पता ही है। सिलेबस क्या होगा मैंने आपको दिखाई दिया, अदरवाइज आईसी की साइट के ऊपर बिल्कुल जो सारा सिलेबस है वो अवेलेबल है। व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा केस के अंदर, तो देयर विल बी 30% केस सिनेरियो, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे और 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ऑल द 6 पेपर ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। समझिएगा, पहले सिर्फ जो हमारे थ्योरी के पेपर्स थे, हाँ, जिसके अंदर लॉ है, हमारा ऑडिटिंग है, इनकम टैक्स है और ये एसएसएम है, यहीं पे हमारा 30-70 का सिस्टम था। लेकिन अब सारे के सारे 6 पेपर के अंदर ये कर दिया गया 70% रहेंगे डिस्क्रिप्टिव और 30% का जो है वो एमसीक्यू रहने वाला है। हाँ, केस बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके अंदर रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू के अंदर इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर नहीं है, बढ़िया चीज है, नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे अभी भी नहीं थी तब भी नहीं है। अब पास कब होगा स्टूडेंट, कब डिक्लेयर होगा, तो इन्होंने बता दिया सिक्योर एट वन सिटिंग मिनिमम 40% लाने पड़ेंगे हर पेपर के अंदर और मिनिमम 50% एग्रीगेट के अंदर अपने को चाहिए। ठीक है, या 40% मार्क्स इन ईच पेपर ऑफ द बोथ ग्रुप हो गया और 50% एग्रीगेट अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है। अल्टरनेटिवली a student is declared to have passed in a group if she secure one sitting minimum 40% in each paper of the group or minimum 50% marks in the aggregate of all the paper of that group। ठीक है, then he can pass both the group individually in different sitting। वो अपना जो सिस्टम रह गया उसी तरीके से अपन कर सकते हैं, he can pass both the groups individually। दो बार में भी आप इसको पास करें, एक एक ग्रुप अलग अलग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब ये होगा कि एग्जम्पशन किस तरीके से मिलेगा, ये भी एक बात आती है पेपर के अंदर कि भी एग्जाम्ड कैसे होंगे। तो इफ अ स्टूडेंट हैज अपीयर इन ऑल द पेपर्स इन ग्रुप एंड फेल्स इन वन और मोर पेपर बट सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी पेपर और पेपर ऑफ दैट ग्रुप, he or she shall be exempted for that paper or paper in which he has secured 60% or more marks। so आपका exempt हो जाएगा अगले 3 एग्जाम के लिए। student will be required to obtain a minimum 40% marks in each of the remaining paper। समझिएगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा, स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40% आपको बाकी के पेपर्स में लाने पड़ेंगे और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर ऑल द पेपर इंक्लूडिंग द एग्जम्प्टेड पेपर टू पास द ग्रुप। ये जो भी आपका एग्जम्प्टेड पेपर है अगली बार का, उसके लिए ये लिखा गया है कि हर पेपर में 40% और बाकी में आपको उतने परसेंटेज जो ओवरऑल हमारा 50 वाला था एग्जम्प्टेड पेपर को इंक्लूड करके वो लाने पड़ेंगे। If the student is not able to pass the said group in the following 3 attempt, अगले 3 attempt में आप पास नहीं कर पाए वो ग्रुप को और यहाँ पे exhausted the exemption granted to him, the student may opt continuing the said exemption to the student examination provided that he shall be required to obtain a minimum 50% marks in each remaining paper। हर पेपर में अगर आप 50% लेकर के आ जाते हैं उस ग्रुप के अंदर और वो पास दैट ग्रुप तो वो एग्जाम्शन जो है वो आपका अवेल हो जाएगा। अदरवाइज जैसा अपन ने कहा था 3 साल तक ही आपका वो एग्जाम्शन जो है 3 अटेम्प्ट तक ही, सॉरी 3 साल तक नहीं, वो एग्जाम्शन हमारा रहने वाला है। What is the validity period for student, यहाँ पे 5 ईयर का इंटरमीडिएट का जो है वो रजिस्ट्री का आपका रजिस्ट्रेशन टाइमिंग रहेगा, वैलिडिटी 5 साल की रहेगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से इन द इंटरमीडिएट। हाँ, रीवैलिडेटेड हो सकती है, जो फाउंडेशन के अंदर नहीं थी फैसिलिटी 5 ईयर के लिए, इसके लिए आपको एक रीवैलिडेशन फ्री फीस देना पड़ेगा, 400 रुपए का फी जो है वो लगेगा यहाँ पे। और ये जो है ओनली वंस एक बार अवेलेबल होगी, उसके बाद तो पूरा नया रजिस्ट्रेशन जाएगा इंटरमीडिएट के अंदर, ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो ये इंटरमीडिएट के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं, काफी सारे एफएक्यूज थे जो आपके साथ में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। होप सो चीजें आप लोगों को वैसे तो यहाँ पे अवेलेबल हो भी जाएंगी, आईसी ने सब कुछ अवेलेबल करवा दिया है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। लेकिन जो इस साल दे रहे हैं नवंबर वाले, उनको बस हर हाल में क्लियर करना है, नई स्कीम फाइनल के अंदर लीजिएगा आप लोग, तो इस बार में अच्छे से क्लियर करिए। ऑल द बेस्ट।